आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी डीएलएड 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट का हमारी इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि 4th सेमेस्टर में मुझे हिंदी विषय पढ़ाना है और आप सभी लोगों को हिंदी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मुझे इस ऑनलाइन क्लास में देना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास का अध्ययन। आप सभी ट्रेनीज ये जानते हैं कि डीएलएड 3rd सेमेस्टर में मैंने आपको भाषा से संबंधित सभी जानकारियाँ दी, चाहे वो भाषा का अर्थ हुआ, चाहे परिभाषा हुआ, चाहे उसका क्षेत्र हुआ, चाहे रूप हुआ, जो सभी चीज़ें भाषा की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो थी मैंने आपको दे दी। अब हम इस भाषा के विस्तारित रूप का अध्ययन करेंगे और जब हम भाषा के विस्तारित रूप का अध्ययन करते हैं तो वही हमारा क्षेत्र भाषा विज्ञान कहलाता है। भाषा के सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना भाषा विज्ञान कहलाता है। जैसा कि 3rd सेमेस्टर में मैंने आपको 3rd सेमेस्टर हुआ या 1st सेमेस्टर हुआ या 2nd सेमेस्टर हुआ, मैंने सभी में आपको भाषा के बारे में डिटेल दिया और भाषा के अर्थ से आपको परिचित कराया। ठीक उसी प्रकार आज हम भाषा के विज्ञान से अर्थ से आपको परिचित कराएंगे और फिर उसके इतिहास के अध्ययन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान का अर्थ क्या होता है? यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे पूछूं कि भाषा का अर्थ क्या होता है, तो यदि जो ट्रेनीज मेरी क्लास अच्छे से लिए होंगे या जिनको स्मरण होगा तो वो सडनली बता देंगे कि भाषा का अर्थ क्या होता है। भाषा का अर्थ होता है व्यक्त वाक, राइट, व्यक्त वाक। ठीक इसी प्रकार मैं अब पूछ रही हूँ कि भाषा विज्ञान का अर्थ क्या होता है। चलिए अब हम ध्यान देते हैं कि भाषा विज्ञान का अर्थ क्या होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाषा का अर्थ होता है व्यक्तवाक। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं और भाषा विज्ञान के अर्थ को पहले क्लियर कर लेते हैं। भाषा विज्ञान के निर्माण में आप देख सकते हैं कि भाषा विज्ञान में 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, पहला भाषा और दूसरा विज्ञान। यानी भाषा विज्ञान 2 शब्दों के निर्माण से निर्मित हुआ है। इसमें भाषा का अर्थ होता है व्यक्त वाक। क्लियर? व्यक्त वाक। और भाषा की जो निष्पत्ति है, भाषा की जो उत्पत्ति है, यानी भाषा किस धातु से निष्पन्न हुआ, किस शब्द से निष्पन्न हुआ, इसके बारे में बताएंगे। तो भाषा की जो निष्पत्ति हुई वह हुई संस्कृत के भाष धातु से। क्लियर? भाषा की निष्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई और भाषा का अर्थ होता है व्यक्त वाक। ठीक इसी प्रकार हम अब विज्ञान को समझेंगे। जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही कहा कि भाषा विज्ञान 2 शब्दों के युग्म से बना है, पहला भाषा और दूसरा विज्ञान। तो हम यहाँ पे आपको क्लियर कर दें, ये हुआ आपका भाषा प्लस विज्ञान। जिस प्रकार भाषा को हमने डिवाइड कर करके समझा, उसी प्रकार अब हम विज्ञान को भी समझेंगे। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट
ज्ञान। अब इस विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा की उत्पत्ति तो संस्कृत के भाषाओं से हुई, और विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई? आपके नॉलेज के लिए बता दें कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं वह संस्कृत से ही निष्पन्न हुए हैं। उनका आधुनिक रूप हिंदी है। जिस प्रकार भाषा संस्कृत का प्राचीनतम रूप है, प्राचीन रूप है, विश्व के कई देशों का प्राचीन रूप है, उसी तरह भाषा विज्ञान आधुनिक युग की देन है। यानी भाषा में जो नए नए निर्माण हुए, जो नए नए कार्य हुए, जो नए नए उनकी प्रतिष्ठाएं बनी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण बने, उनका निर्माण जब हुआ, उस दृष्टिकोण को देखते हुए भाषा विज्ञान का उद्भव हुआ। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति की। अब हम देखेंगे विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। अब हम देखेंगे इस विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। विज्ञान की उत्पत्ति संस्कृत के ज्ञान धातु से, संस्कृत के ज्ञान धातु से हुई, निष्पन्न हुई। लेकिन अब ज्ञान धातु से निष्पन्न हुई, लेकिन अब इसके स्टार्टिंग में और अंत में जो शब्द है उनका क्या? अब देखिए, संस्कृत की ज्ञान धातु से उत्पन्न हुई और वि उपसर्ग के निर्माण में और अन प्रत्यय को लगाकर, यानी संस्कृत के ज्ञान धातु में वि उपसर्ग और अन प्रत्यय को लगाकर विज्ञान की उत्पत्ति हुई या विज्ञान की निष्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। इस प्रकार हम देखेंगे कि भाषा विज्ञान का सटीक अर्थ होता है व्यक्त वाक्। वह व्यक्त वाक् जब विशिष्ट ज्ञान के संपर्क या संयोग से बहिर्मुख होती है, वह भाषा विज्ञान कहलाती है। अब ये विशिष्ट ज्ञान क्या है? भाषा के अंतर्गत जैसे आप भाषा को साधारणतः बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको समझा सकते हैं, लेकिन जब भाषा विज्ञान के बारे में आप बात करेंगे तो भाषा के उन विशिष्ट गुणों के बारे में आप बात करेंगे। वो विशिष्ट गुण कौन कौन से हैं? जैसे भाषा रूप, पद, शब्द, अर्थ, व्याकरण, ये सारी चीजें। यानी भाषा के अंतर्गत नॉर्मली हर भाषा आ जाएगा, बोलचाल की भाषा, राजभाषा, लोक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, हर कुछ है। लेकिन जब भाषा विज्ञान के बारे में बात करेंगे तो इस भाषा का हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे, और उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भाषा की रूप विज्ञान का अध्ययन करेंगे, पद विज्ञान का अध्ययन करेंगे, शब्द विज्ञान का अध्ययन करेंगे, अर्थ विज्ञान का अध्ययन करेंगे, और व्याकरण में जिसमें आपका उपसर्ग, प्रत्यय, काल, ये सारी चीजें समाहित होती है। यानी पूरी तरीके से भाषा का वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण करना आपका भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हर क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना के उसमें नवीनता लाई जाती है, उसको आगे प्रचलित किया जाता है और आने वाली पीढ़ी के लिए और भी बेहतरीन बनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता लाने के लिए भाषा विज्ञान का इस्तेमाल किया जाता है, और ये भाषा विज्ञान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा का अध्ययन करता है। चलिए, भाषा विज्ञान के अर्थ को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब हम बात करते हैं भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास को। यानी अब ये भारतीय भाषा विज्ञान के, अब इस भाषा विज्ञान में जिसमें सभी व्याकरण, सभी चीजें आपकी मौजूद हैं, जो भी है, अर्थ है, ध्वनि है, जो भी है, मतलब जितने भी आपके उच्चारण से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, शब्द अर्थ से संबंधित, रस मीमांसा, अर्थ मीमांसा, जितने भी,
इन सब के इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि इनका स्टार्ट कब से हुआ, कहाँ से हुआ और किन किन लोगों ने किस तरीके से अपना अपना योगदान दिया। अब हम बात करते हैं इनके अध्ययन की। अगर भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास के अध्ययन को देखें तो हम इसको सरल तरीके से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका हो जाएगा प्राचीन कालीन अध्ययन। डन। दूसरा आपका हो जाएगा मध्यकालीन अध्ययन। डन। अगला आपका हो जाएगा आधुनिक कालीन अध्ययन। ये आपका 3 भाग। यानी हम भारतीय यानी अपना जो भारत है उस भारत में हमारी भाषा विज्ञान के इतिहास का जो अध्ययन है वो हम 3 भागों में सरलतम तरीके से समझ सकते हैं। अब ये कौन कौन है, इसमें क्या क्या आ जाएंगे? सबसे पहले हम प्राचीन कालीन अध्ययन के बारे में बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को पता है कि भारत में सबसे प्राचीन ग्रंथ, सबसे प्राचीन साहित्य संस्कृत साहित्य को माना जाता है और जितने भी भाषा की उत्पत्ति हमारे भारत में हुई वह संस्कृत से ही माना गया और संस्कृत से हुई है। तो हम प्राचीन कालीन अध्ययन में हम संस्कृत को ही रखेंगे। नियर अबाउट 2500 ईसा पूर्व या मान के चलिए 1500 ईसा पूर्व जब से आर्य भारत में आए, वहाँ से जो उन्होंने भाषा का स्टार्ट किया, जो भी हुआ, जिन वेदों की रचना की, वेदों की रचना 4 वेदों की रचना, तो उसी के आधार पे उनका हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। प्राचीन कालीन सांप सीढ़ी। भारत में भाषा विषय जितने भी चिंतन किए गए वह प्राचीन समय में ही किए गए। प्राचीन काल में जितने भी चिंतन किए गए वह सब वेदों के आधार पर किए गए। कुछ ऐसे भाषा विषय चिंतन थे जो वेदों के आधार पर तो आधारित थे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री थे जिन्होंने अपने स्तर से व्याकरण को व्याख्यात करने का प्रयास किया और इतना बेहतरीन व्याख्यात करने का प्रयास किया गया जो आज तक पूरे व्याकरण ग्रंथ में आदर्श माने जाते हैं। अब हम देखेंगे प्राचीन कालीन अध्ययन के बारे में। प्राचीन कालीन अध्ययन को भी हम अब 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला आपका हो जाएगा वैदिक कालीन अध्ययन। वैदिक कालीन अध्ययन यह अध्ययन वह अध्ययन है जिसमें केवल वेदों के आधार पर व्याकरण के सभी नियमों का अध्ययन किया गया। भाषा विषयक सभी चिंतन व्याकरण वेदों के आधार पर किए गए, इसलिए इस काल के अध्ययन को हम वैदिक कालीन अध्ययन कहेंगे। दूसरा आपका हो जाएगा पाणिनि कालीन अध्ययन। पाणिनि कालीन अध्ययन यह वह अध्ययन है, यह वह काल का अध्ययन है जो पाणिनि के काल के समय से स्टार्ट होता है और पाणिनि के समय या उसके आसपास जितने भी व्याकरण शास्त्रियों ने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, बड़े बड़े टीका ग्रंथों की रचना की, उनके नाम इसमें शामिल हैं और उन्होंने इतने बेहतरीन व्याकरण ग्रंथों की रचना की जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। तीसरा आपका पार्ट इसका हो जाएगा जो प्राचीन काल के अंतर्गत ही आएंगे, वो आपका हो जाएगा पाणिनि के बाद का अध्ययन। पाणिनि के बाद का अध्ययन ये आपका हो गया प्राचीन कालीन अध्ययन। प्राचीन कालीन अध्ययन को हम सुविधा के अनुसार
3 भागों में डिवाइड कर दें, केवल आपके सुविधा के अनुसार समझने के लिए कि यदि हम भारतीय भाषा विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो वो 3 भागों में पहले विभाजित कर लेंगे, ताकि वो हमें आसानी से कन्विंस हो सके और हमें कोई भी कंपटीशन की परीक्षाएं देनी हुई या कोई भी एग्ज़ाम देना हो या हमारे फाइनल एग्ज़ाम ही देने हुए तो हमें उसको याद करने में सुविधा हो। प्राचीन कालीन अध्ययन को सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के पश्चात मैंने भी फिर इसको सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखेंगे कि आखिर इन 3 कालों में ऐसे कौन कौन से रचनाकार थे, कौन कौन से व्याकरण शास्त्री थे, कौन कौन से महान व्याकरण ग्रंथकार थे जिन्होंने इस प्राचीनकालीन अध्ययन को सक्सेस किया और बेहतरीन बनाया। इसके बाद हम अब बात करेंगे वैदिक कालीन अध्ययन के बारे में। अब मैं इसको पूरी तरह से इरेज कर दे रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसको नोट कर चुके होंगे अपने नोटबुक में। अब हम बात करेंगे प्राचीन कालीन अध्ययन के अंतर्गत वैदिक कालीन अध्ययन, यानी प्राचीन समय में वेदों के आधार पर जो अध्ययन किए गए वो कौन कौन से किए गए। यहाँ मैं फिर से कर देती हूँ, प्राचीन कालीन अध्ययन। इसका सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया, पहला पॉइंट वैदिक कालीन अध्ययन। वैदिक कालीन अध्ययन। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन अध्ययन के बारे में कि वैदिक कालीन अध्ययन के अंतर्गत यानी वैदिक समय में कौन कौन से ऐसे अध्ययन किए गए जिनके कारण व्याकरण को परिष्कृत और संवर्धन और बेहतरीन किया गया, और उसका एक तरह से कह लीजिए कि वैदिक काल यानी प्राचीन काल से ही व्याकरण का आगाज हो गया था। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन अध्ययन। वैदिक कालीन अध्ययन में सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे ऐसा ग्रंथ जिनके आधार पे भाषिक चिंतन किया गया। आपके नॉलेज के लिए बता दें कि वैदिक काल में समाज में जितने भी रूल रेगुलेशन, जितने भी नियम प्रचलित थे वो सब वेदों के आधार पर थे। आपको ये पता भी होगा, जब पूरा समाज जो 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने अपने समाज को स्थापित किया, यानी वैदिक कालीन समाज को स्थापित किया गया, तो उन्होंने अपने सभी चीज़ों का आधार, सभी चीज़ों का चिंतन जो किया वेदों के आधार पर किया। अब हम बात करते हैं वैदिक कालीन अध्ययन के बारे में। वैदिक कालीन अध्ययन के में सबसे पहले वेदों के बारे में चिंतन किया गया, अध्ययन किया गया। ये वेद कौन कौन से थे? इन वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि इन चारों वेदों की रचना, जिसमें से पहला आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की रचना कब हुई? इनमें से 3 वेदों की रचना 1500 ईसा पूर्व में ऋषि मुनियों द्वारा की गई और ऋग्वेद की रचना लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। इनमें से सबसे प्राचीनतम और सबसे मंत्रोच्चारण का बेहतरीन जो वेद है वो ऋग्वेद माना जाता है। यजुर्वेद जो पूरी तरह से चिकित्सीय वेद है, और सामवेद जो एक संगीतात्मक वेद है, और अथर्ववेद जो पूरी तरीके से कर्मकांड और जादू टोने के आधार पर वेद है। ये इन चारों वेदों के आधार पर ही प्राचीन काल का समाज संचालित होता था, और इन चारों वेदों का आधार लेकर ही, चारों वेदों के आधार को केंद्र में रखकर ही वैदिक कालीन चिंतन किया गया, भाषिक चिंतन किया गया। अब हम बात करेंगे वेदों के बारे में कि वेदों में, इन चारों वेदों में जो आधार बनाया गया चारों वेदों को, उनके आधार पर भाषिक चिंतन कैसे किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे वेदों में ऋषि मुनियों ने वेद को केंद्र माना, चारों वेदों को, और मंत्र पंच पद्धति
पंच पद्धति ग्रंथ का निर्माण किया। इस पंच पद्धति को पाठ पद्धति भी कहते हैं। पाठ पद्धति जिसके आधार पर भाषिक चिंतन किया गया, विस्तारित रूप से चिंतन किया गया। इस पाठ पद्धति को 5 पद्धति यानी 5 पाठों में विभाजित किया गया। सबसे पहला पाठ मठ, दूसरा जटा पाठ, तीसरा क्रम पाठ, चौथा पद पाठ और पांचवा घन पाठ। आप देख सकते हैं कि वैदिक कालीन अध्ययन के अंतर्गत वेदों को केंद्र में रखा गया और इसको केंद्र में रखते हुए पंच पद्धति का निर्माण किया गया, पाठ पद्धतियों का निर्माण किया गया और उसमें मंत्र पाठ, जटा पाठ, क्रम पाठ, पद पाठ और घन पाठ का निर्माण किया गया और इसके आधार पर पूरी तरीके से व्याकरण का आगाज किया गया और वैदिक कालीन भाषिक चिंतन विस्तारित रूप से किया गया। अब हम बात करते हैं कि इस मंत्र पाठ, जटा पाठ, क्रम पाठ, पद पाठ, घन पाठ में आखिर किन किन चीजों का समावेश किया गया। अब यहाँ आपको डायरेक्टली हम दिखा देते हैं कि ये पंच पाठ, पांचों पाठ पूरी तरह व्याकरण के नियमों पर आधारित है। व्याकरण के नियमों का ये पूरी तरह से विस्तारित रूप से वर्णन करते हैं, जैसे समास हो गया, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय आदि जो भी है, जितने भी व्याकरण के प्राचीन नियम हैं वो इन पाठों में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं पंच पद्धति के बाद दूसरे ग्रंथों की। वेदों को केंद्र में रखकर जिन पंच पद्धतियों का निर्माण किया गया और उसमें व्याकरण के नियमों को समाहित किया गया और व्याकरण के सभी बेहतरीन नियम पंच पद्धतियों में दिए गए। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रंथ की। उस ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि चारों वेदों की जो रचना हुई, उन वेदों के आधार पे ही व्याकरण के सभी नियम, प्राचीन नियम को लागू किया गया। वो सभी जो चारों वेद थे वो ऋषि मुनियों के अध्ययन चिंतन के लिए बेहतरीन थे और पूरे तरीके से ऋषि मुनि उसका अनुशीलन करते थे। लेकिन उसको जनता के लिए सुलभ करने के लिए, जनता को मतलब जनता के अनुशीलन के लिए कुछ ऐसे ब्राह्मण हुए जिन्होंने उन चारों वेदों का गद्यात्मक रूप दिया, यानी चारों वेदों को जनता के लिए यानी समाज के लिए सुलभ करने के लिए उसका गद्यात्मक रूप भी प्रस्तुत किया। वो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, हम यहाँ पर आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं। ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या 4 थी। ओके, जैसे वेदों की संख्या 4 है उसी तरह ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या भी 4 है। इसका एक रीजन है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पूरी तरीके से गद्यात्मक ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। इसमें से पहला है आपका कौन सा ग्रंथ है, ऐत्रेय, जो ऋग्वेद का गद्यात्मक रूप है। दूसरा आपका है शतपथ जो यजुर्वेद का गद्यात्मक रूप है। तीसरा आपका है पंचविश जो आपका सामवेद का गद्यात्मक रूप है और चौथा आपका है गोपद जो आपका अथर्ववेद का गद्यात्मक रूप है। ब्राह्मण ग्रंथ जो पहला है आपका वो आपका यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ऐत्रेय। दूसरा हो जाएगा आपका पंचविश, पंचविश नहीं होगा, दूसरा आपका हो जाएगा, ये पहला हो गया ऐत्रेय, दूसरा हो जाएगा शतपथ, तीसरा हो जाएगा आपका पंचविश और चौथा आपका हो जाएगा कौन सा, गोपद। ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। अब देखिए ब्राह्मण ग्रंथ 4, ऋग्वेद वेदों की संख्या 4,
ऋग्वेद को गद्यात्मक रूप देने वाले ऋग्वेद को गद्यात्मक रूप देने वाले जो ब्राह्मण थे वो ऐत्रेय ब्राह्मण थे, और इन ऐत्रेय ब्राह्मण को ब्राह्मण ग्रंथ जो रचा, ऋग्वेद का गद्यात्मक रूप जो दिया, वो ब्राह्मण ग्रंथ से प्रचलित हुआ। शतपथ जो थे वो यजुर्वेद जो था उसके गद्यात्मक रूप उन्होंने शतपथ ब्राह्मण ने दिया। पंचविश सामवेद और गोपथ आपका अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद को गद्यात्मक रूप देने वाले ब्राह्मण ऐत्रेय, यजुर्वेद को गद्यात्मक रूप देने वाले शतपथ, सामवेद को गद्यात्मक रूप देने वाले पंचविश और अथर्ववेद को गद्यात्मक रूप देने वाले गोपथ। इन चारों ब्राह्मणों ने 4 ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की, जिसके आधार पे भाषा विषयक चिंतन प्राचीन काल में किया गया। इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। उन चारों ब्राह्मण ग्रंथों में से 2 ग्रंथ ऐसे थे जिनकी रचना, एक ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। देखिए, उन चारों ब्राह्मण ग्रंथों में से ये 2 ग्रंथ ऐसे थे जो पूरी तरीके से व्याकरण के नियमों पर आधारित थे। इन दोनों ग्रंथों में ध्वनि के बारे में, रूप के बारे में और उच्चारण के बारे में, स्वरों के बारे में और व्यंजनों के बारे में पूरी तरीके से डिटेल करके समाज के लिए सुलभ बनाया गया। और इन 2 ही ग्रंथ, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ ही ऐसे थे जिनमें व्याकरण के नियम विस्तारित रूप से व्याख्यायित होते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। अब आता है आपका यहाँ पे वेदांग। वेदों के रचना के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, और जब ब्राह्मण ग्रंथों का अनुशीलन कर लिया गया उसके बाद वेदांगों की रचना की गई। प्राचीन ऋषि मुनियों ने वेदांगों की रचना, वेदांगों की जो कल्पना की वह वेदों के आधार पर, यानी वेदों के जो अंग थे, वेदांग यानी वेदों के जो अंग थे उन्हें वेदांग कहा गया। अब ये वेदांग कितने हैं? ऋषि मुनियों ने जिन वेदांगों की कल्पना की वह 6 थी, जिनमें से जिसकी संख्या है, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, चौथा व्याकरण, पांचवा ज्योतिष, छठवां छंद। वेदों में पाठ पद्धति या पंच पद्धति। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो व्याकरण के लिए सुलभ किए गए, और वेदांग शिक्षा, व्याकरण, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, 6 वेदांगों की कल्पना की गई ऋषि मुनियों द्वारा जो व्याकरण के लिए सुलभ थे। लेकिन अब इन 6 वेदांगों में 3 ऐसे वेदांग थे जिनमें व्याकरण का विस्तारित रूप से और बहुत ही सटीक उसके नियम बताए गए हैं। अब ये विस्तारित और सटीक नियम किन वेदांगों में बताया गया? इनमें से सबसे पहला हो जाएगा आपका ये शिक्षा, जिसे मैं राउंड कर दे रही हूँ। शिक्षा
शिक्षा ऐसा ग्रंथ था, शिक्षा ऐसा एक व्याकरण शास्त्र था जिसके अंतर्गत व्याकरण के नियम बेहतरीन तरीके से समझाए गए हैं और बताए गए हैं। दूसरा आपका हो जाएगा निरुक्त। निरुक्त में भी व्याकरण के नियम बताए गए हैं और समझाए गए हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण में भी व्याकरण के नियम बताए गए हैं, समास, संधि और जितने भी हैं इन सब चीजों को सुलभ किया गया है। अब हम बात करते हैं वेदांत। वेदांत की संख्या तो 6 आपको मैंने बता दी। ऋषि मुनियों ने जो कल्पना की 6 थी। 6 में 3 ऐसे ग्रंथ उन्होंने रचे, 3 ऐसे वेदांग रचे जिनमें व्याकरण के नियम सटीक हैं। अब हम इन वेदांगों में इन तीन को यहाँ पे सटीक तरीके से लिख लेंगे। पहला हो जाएगा शिक्षा, दूसरा हो जाएगा निरुक्त और तीसरा हो जाएगा व्याकरण। अंडरस्टूड? वेदांग 6 थे ही, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जो अति उत्तम थे, अति उत्तम, वो आपके 3 थे। ये है आपके वैदिक कालीन अध्ययन वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, वेदांग। अब इसके बाद इसको हम इरेज करते हैं ऊपर से। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये आपका पहला तो वेद था, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ था, तीसरा आपका ये था डन। अब आपका चौथा जो था वो आपका क्या था? चौथे में आपका आ जाएगा शिक्षा। चौथे में आपका शिक्षा आ जाएगा, शिक्षा नामक ग्रंथ जो पूरी तरह से व्याकरण है। आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि करंट समय में आप शिक्षा का अर्थ दूसरे तरीके से लेते हैं, लेकिन प्राचीन समय में शिक्षा का अर्थ स्वर और व्यंजनों का जो उच्चारण था वो किस तरीके से हो, जो व्याकरण में स्वर और व्यंजन थे उनका उच्चारण, उनका स्वराघात कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, उन सब नियमों को पूरी तरीके से विस्तारित किया गया है। प्राचीन समय में शिक्षा को स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के नियम ग्रंथ के नाम से जानते हैं। प्राचीन समय में शिक्षा उसी ग्रंथ को कहते थे जिसमें स्वर और व्यंजन, स्वराघातों, उच्चारण, ठीक है ना, यहाँ पे उच्चारण भी हम लिख दे रहे हैं, उच्चारण से संबंधित जिसमें नियम बताए जाते थे, स्वराघातों से संबंधित नियम बताए जाते थे, मान स्वरों के नियम बताए जाते थे, और जितने भी मतलब जो कहते हैं अनुपास, अंतस्थ, मूल व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ये सारी चीजें आपका शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता था। और काकल्य ध्वनियाँ, कंठ ध्वनियाँ, दंत ध्वनियाँ, इन सब का उच्चारण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कहाँ से कंठ के मतलब मानव मस्तिष्क जो कपाल है वहाँ से स्वर और व्यंजन किस तरह व्यंजित होते हैं और उनका स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से कैसे उच्चारण होगा, इन सब का उल्लेख शिक्षा ग्रंथ में मिलता था। अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। हमारा अगला पॉइंट है, जैसे कि चौथा पॉइंट शिक्षा था जिसको हम प्राचीन समय में ध्वनि विज्ञान या स्वरों के उच्चारण या स्वराघात के नाम से जानते हैं, उसी के संबंध में वो ग्रंथ था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला पॉइंट हमारा है, 5वां पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट है प्राप्ति शाक्य। प्राप्ति शाक्य ये भी एक व्याकरण ग्रंथ है, पूरी तरीके से व्याकरण पर आधारित है। जिस प्रकार शिक्षा में ध्वनि विज्ञान को विस्तारित किया गया, उच्चारण को, स्वर को, व्यंजन को, कहाँ से वो उच्चारित होगा, स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से या किसी और दृष्टि से किस तरह उच्चारित होगा, उसी प्रकार प्रतिशाख्य भी एक ऐसा व्याकरण शास्त्र है जिसके अंतर्गत ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों का, ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों
का निर्माण होता है। यानी प्रातिशाख्य हमें ये बताता है कि ध्वनि विज्ञान के कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने व्याकरण को बेहतरीन बना सकते हैं या व्याकरण की जानकारी को ग्रहण कर सकते हैं। प्रातिशाख्य के अंतर्गत ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों का वर्णन है। प्रातिशाख्य यानी एक ऐसी शाखा जो वेदों की शाखाओं से संचालित होती है, यानी वेदों की शाखाओं से संबंध होने के कारण, वेदों की शाखाओं से संबद्ध होने के कारण इसे प्रातिशाख्य कहा जाता है। और इस प्रातिशाख्य में ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों का टोटल तरीके से वर्णन है। टोटल तरीके से पूरा इसमें विस्तारित रूप से व्याख्या किया गया है कि आखिर ध्वनि विज्ञान में कौन कौन से ऐसे नियम आते हैं जो हमारे उच्चारण को सटीक और स्थान की दृष्टि से, प्रयत्न की दृष्टि से बेहतरीन करते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की। अब आपका छठवां है, आपका लास्ट ये है निरुक्त। निरुक्त, अब ये निरुक्त क्या है? निरुक्त ऐसा व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है या ऐसा व्याकरण शास्त्र है जिसमें प्राचीन समय के शब्दों के अर्थों का वर्णन मिलता है। अब मैं अगर आपसे इस समय पूछूंगी करंट समय में कि शब्दों के अर्थों को आप किस संसाधन से जान सकते हैं, तो आपके माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि शब्दों के अर्थों को हम डिक्शनरी से यानी शब्दकोश से जान जाते हैं। बस आप ये चीज समझ लीजिए कि प्राचीन कालीन अध्ययन के अंतर्गत जैसे वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, शिक्षा, वेदांग, प्रातिशाख्य, ये सब व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ है और व्याकरण के नियमों का ही अनुशीलन करते थे। उसी प्रकार ठीक निरुक्त भी व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत आता है और वैदिक कालीन अध्ययन के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान ये है कि ये वैदिक कालीन अध्ययन का एकमात्र ऐसा शब्दकोश था जिसके माध्यम से हम शब्दों के अर्थों को जान सकते थे, उसके मीनिंग को जान सकते थे। अब हम बात करते हैं निरुक्त की। निरुक्त के रचनाकार जो थे वो उनका नाम था यास्क। यास्क एक बहुत ही बड़े व्याकरण शास्त्री थे और उन्होंने निरुक्त की रचना की। निरुक्त इनका ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ। ध्यान रहे, हम वैदिक कालीन अध्ययन के अंतर्गत व्याकरण के अध्ययन की बात कर रहे हैं। भाषिक चिंतन, भाषिक विषय चिंतन, भाषा तत्वों का अध्ययन, भाषा लोचन का अध्ययन, इन सब का संबंध और भाषा विज्ञान का अध्ययन, इन सब का संबंध आपका व्याकरण से ही होगा। अगर हमारा व्याकरण शुद्ध होगा तो हमारा भाषा भी शुद्ध होगा और भाषा विज्ञान का निर्माण भी, जो कहते हैं, जो अभी मैंने पिछली उसमें बताया कि भाषा विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें विशिष्ट ज्ञान का समावेश रहता है। तो विशिष्ट ज्ञान, अगर हमारे भाषा में व्याकरण समाहित हो जाए, हमारा भाषा व्याकरण से परिपूर्ण हो जाए, तो जाहिर सी बात है हमारी भाषा बेहतरीन, परिनिष्ठित और परिमार्जित रहेगी और हमेशा बेहतरीन रहेगी। तो हम बात कर रहे थे निरुक्त। निरुक्त के रचनाकार का नाम है यास्क। यास्क ने निरुक्तों की रचना सिर्फ और सिर्फ इसलिए की कि प्राचीन समय में जितने भी वेद थे, जितने भी ग्रंथ थे, उन सब के अर्थों का सटीक तरीके से उसका अर्थ जानने के लिए कोई ना कोई शब्दकोश होना चाहिए। तो यास्क ने निरुक्त शब्दकोश, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये है आपका शब्दकोश, निरुक्त शब्दकोश का निर्माण किया, जिसके आधार पे हम सभी मतलब शब्दों का अर्थ बेहतरीन तरीके से जाने। लेकिन इस यास्क का निरुक्त रचना करने का एक आधार था, जैसे मैं आपको अभी लेक्चर के माध्यम से बता दे रही हूँ। जैसे वेदों को केंद्र में रखने का आधार, क्योंकि वो समाज को संचालित करने का एकमात्र साधन था। वेदों के आधार पर समाज संचालित होते थे और वेदों का ही चिंतन करने के लिए, भाषिक अध्ययन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना, फिर उसके बाद शिक्षा की रचना, फिर वेदांगों की रचना, तरह तरह की रचना। उसी तरह निरुक्त की रचना करने के पीछे भी एक रीजन था। मैं आपको बता दूं कि वैदिक कालीन अध्ययन में प्राचीन समय में निघट्टू नाम का एक शब्दकोश था, ऑलरेडी था। ऐसा नहीं कि इन्होंने मतलब पहली बार शब्दकोश निर्माण किया। निघट्टू नाम का यानी वैदिक कालीन अध्ययन के लिए एक शब्दकोश ऋषि मुनियों ने
ऋषि मुनियों ने रचित किया था निघट्टू। निघट्टू ये था शब्द कोश। ध्यान रहे, वैदिक कालीन भाषा विषय चिंतन के लिए निघट्टू नाम का शब्दकोश ऑलरेडी पहले से था, लेकिन यास्क ने निरुक्त की रचना करके ये सिद्ध कर दिया कि एक ऐसा शब्दकोश होना चाहिए जिसमें शब्दों के अर्थों का भी आकलन किया जाए, शब्द के अर्थ भी उसमें समाहित हो। लेकिन निघट्टू कैसा शब्दकोश था? निघट्टू ऐसा शब्दकोश था जिसमें केवल शब्दों का समाहार था, समाहार था। ओके, ये आपका इसकी कैटेगरी में आएगा, ये पूरा लेके, ठीक है। ये निघट्टू शब्दकोश एक ऐसा शब्दकोश था जिसमें शब्दों का ही समाहार था, लेकिन उसमें अर्थ का कोई भी स्थान नहीं था। लेकिन यास्क ने पहली बार एक ऐसे कहें कि एक ऐसे शब्दकोश का आगाज किया, प्राचीन शब्दकोश का आगाज किया निरुक्त, जिसमें शब्दों के साथ अर्थों का भी उसमें समावेश हुआ। निघट्टू में जो जो शब्द थे उनके अर्थों को यास्क ने अपने शब्दकोश में अर्थों को भी रखा, मुहावरों को, जो भी कह सकते हैं, मुहावरा तो नहीं कह सकते, मुहावरा आज की देन है, लोकोक्ति भी आज की देन है। तो उन शब्दों, निघट्टू के शब्दों का जो अर्थों का समाहार उस समय नहीं था, उन शब्दों के अर्थों का समाहार भी यास्क ने अपने शब्दकोश में किया और उस शब्दकोश का नाम था निरुक्त। डन। ये आपका वैदिक कालीन चिंतन का आधार था, वैदिक कालीन भाषिक चिंतन का आधार था। अब हम यहाँ पे फाइनली बता देते हैं कि आज हम लोगों ने अपनी इस क्लास में कौन कौन सी चीज़ों को, टॉपिक को टच किया। पहले वैदिक कालीन अध्ययन, पहला हमने क्या किया? पहला क्या? पहला था आपका ग्रंथ वेद, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, आप सभी को याद होगा, मैं इस चीज को फिर रिपीट कर रही हूँ। तीसरा क्या था? शिक्षा। चौथा क्या था? चौथा आपका था यहाँ पे प्रतिशाख्य, आप सभी को याद होना चाहिए। पांचवा क्या था? पांचवा लास्ट था आपका, जो सबसे बेहतरीन था, जिसमें शब्दों के अर्थों का भी समाहार था, वो आपका था निरुक्त। अब देखिए, वेदों में पंच पद्धति, ठीक है ना, पंच पद्धति। डन। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय, गोपद, इसे आप नोट कर लीजिएगा। शिक्षा में एक और आ जाएगा आपका वेदांग, हमने छोड़ दिया है, वेदांग, ठीक है ना। चलिए, वो तो आपको याद ही होगा। शिक्षा में आपका पूरा ध्वनि के स्वरों का उच्चारण, स्वर व्यंजन का उच्चारण। प्रतिशाख में आपका टोटल ध्वनि के सिद्धांतों का वर्णन, ध्वनि विज्ञान के सिद्धांत। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्लियर होना चाहिए, सब कुछ एकदम क्लियर होना चाहिए। निरुक्त में ये एक शब्दकोश है और वेदांग में तो यहाँ पे आपको मैंने 6 वेदांग का नाम लिख दिया। 6 वेदांग। 6 वेदांग में कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, ठीक है ना, ये आपका वेदांग हो गया। निरुक्त में आपका ये टोटल हो जाएगा आपका शब्द कोश, ओके। और शिक्षा में आपका डायरेक्टली आ जाएगा ध्वनि, उच्चारण, स्वर, व्यंजन। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, शिक्षा, प्रतिशाख, निरुक्त, वेदांग, ये आपके प्राचीन कालीन अध्ययन के, वैदिक कालीन अध्ययन के इतने महत्वपूर्ण व्याकरण शास्त्र हैं जिनके आधार पे व्याकरणों को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया गया और व्याकरण में नए नए नियम को बेहतरीन तरीके से समझाया गया और आज के लिए भी ये सुलभ किए गए समसामयिक समय के लिए। अब ये आपका ये टॉपिक खत्म। अब हम बात करेंगे
पाणिनि कालीन अध्ययन के बारे में। तो सो स्टूडेंट, पाणिनि कालीन अध्ययन और पाणिनि के बाद का अध्ययन, इन दोनों काल के भाषिक चिंतन के अध्ययन को हम अगले वीडियो में आपको डिटेल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगले वीडियो में इन तीनों काल के बारे में आपको डिटेल करेंगे और पाणिनि कालीन अध्ययन और पाणिनि के बाद के अध्ययन को भी डिटेल करेंगे। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरे अगले वीडियो का। सो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।